नमस्कार साथियों, मैं आज आपको पर्यावरण संबंधित कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं जैव विविधता टॉपिक पर चर्चा करूँगा आपके साथ। साथियों, जैव विविधता की परिभाषा बताते हुए मैं आपको जैव विविधता के बारे में सभी आयामों को कवर करने जा रहा हूँ। जैव विविधता किसी क्षेत्र की उस स्थिति को कहते हैं जहाँ भिन्न विभिन्न प्रकार के जैव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, चाहे वो जंतु हों या पादप हों। सामान्य तौर पर यही परिभाषा जैव विविधता की आप याद कीजिएगा। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। आनुवंशिक जैव विविधता अर्थात आनुवंशिक आधार पर जीवों का परिवर्तन। नंबर 2, प्रजाति जैव विविधता। नंबर 3, प्रजाति जैव विविधता मतलब प्रजातियों की विविधता। और पारिस्थितिकी जैव विविधता मतलब पारिस्थितिकी विविधता, मतलब अलग पारिस्थितियों में अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो इसी प्रकार के एक और मापन है जैव विविधता का, जिसमें प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि से आकलन है। इसमें अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। यह जैव विविधता का मापन जो अल्फा बीटा गामा वाला है 1972 में विटकर ने दिया था। वही विटकर जिन्होंने 5 मतलब बायोलॉजी जब पढ़ रहे थे तो उसमें जीवों को 5 भागों में बांटा था, वही जे विटकर जी हैं। उन्होंने इनको 3 भागों में बांटा है जैव विविधता को, अल्फा बीटा गामा। अल्फा जैव विविधता मतलब किसी क्षेत्र में जो भी आपको विविधता दिख रही है, मनुष्य, पशु, पेड़, सारे विविधता में प्रजातियों में जो विविधता दिख रही है वो अल्फा जैव विविधता। बीटा जैव विविधता किसी एक प्रजाति में जो विविधता आपको दिख रही है, यानी मनुष्य ले लीजिएगा तो अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, वो बीटा जैव विविधता। और इन दोनों के मध्य अगर संबंध है तो वो गामा जैव विविधता। जैसे किसी स्थान पर मान लो मनुष्य रह रहा है और भी लोग जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, तो उनका एक दूसरे से कनेक्शन है। जैसे कि मनुष्य को पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ों को मनुष्य की ज़रूरत है, जीवों को मनुष्य की ज़रूरत है, पर पेड़ों को मनुष्य की ज़रूरत है। तो उसी आधार पर इनके जो संबंध हैं वो गामा जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। जैव विविधता परिवर्तन का मतलब क्या है, यानी जैव विविधता का परिवर्तन। जिस बिंदु पर जैव विविधता का परिवर्तन होता है उसको जैव परिवर्तन कहते हैं। सामान्य तौर पर पृथ्वी पर देखा जाए तो जैव विविधता ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है और विषुवत की ओर बढ़ने पर बढ़ती है। 10 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। अलावा इसके अगर जलीय पारतंत्र को भी शामिल कर लिया जाए पृथ्वी पर तो सर्वाधिक जैव विविधता जलीय पारतंत्र में मिलती है, न कि आप इसको पॉइंट कीजिएगा, न कि 10 डिग्री और 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 10 डिग्री साउथ अक्षांश, दोनों ही। तो ये दूसरे नंबर की कही जाएगी में से पहले नंबर अगर पारतंत्र को दे दिया जाएगा तो। इसमें आगे बढ़ते हुए हम पर्वत और पहाड़ों में तुलना करें तो जो पर्वत की घाटी हैं वहाँ जैव विविधता अलग पाई जाती है अपेक्षा पर्वतों के उन्नतांशों की। ठीक है, उच्च उन्नतांशों की। साइलेंट वैली में बहुत अच्छी जैव विविधता पाई जाती है, इसी खातर उसको फूलों की घाटी 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया था साइलेंट वैली को, ये भी ध्यान रखना है। इसमें आगे बढ़ते हुए एक शब्द मिलेगा आपको, जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट उस बिंदु कहते हैं जहाँ जैव विविधता बहुत पाई जाती है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं, जबकि विश्व में यह 36 हैं। 4 कौन कौन से हैं? एक तो भारत में पश्चिमी घाट है जैव विविधता, सबसे ज़्यादा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में पाई जाती है जैव विविधता तो पश्चिमी घाट। दूसरा नंबर जैव विविधता पूर्वी हिमालय। तीसरा बर्मा और हिमालय, वो बर्मा
बर्मा और भारत वाला जो हिमालय है उस क्षेत्र में जैव विविधता का तीसरा बिंदु है। चौथा अंडमान निकोबार वाला और सुंडरलैंड। ये 4 हॉटस्पॉट हैं। और इसी के अंतर्गत एक शब्द आता है कि भारत ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भूमि क्षरण तटस्थता यानी भारत भूमि क्षरण नहीं होने देगा 2030 के बाद। हॉटस्पॉट के लिए जो नियम बनाए हैं हॉटस्पॉट के लिए जो नियम बनाए हैं वो ये हैं कि कम से कम 1500 प्रजाति होनी चाहिए वहाँ पर, और 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉटस्पॉट में से 4 हॉटस्पॉट भारत में वो मैंने बता दी हैं। लगभग 2.3% हॉटस्पॉट भारत में है। ये जो मतलब ये 4 हॉटस्पॉट हैं ये विश्व के 36 हॉटस्पॉट से हैं, और परसेंटेज के वाइज देखा जाएगा तो 2.3% हॉटस्पॉट भारत में है। संसार के हॉटस्पॉट के अंतर्गत विद्यमान वैश्विक जैव विविधता का 16.86% जैव विविधता भारत धारण करता है। तो जैव विविधता जो पाई जाती है हॉटस्पॉट पे उसका 16% है। जो हॉटस्पॉट है अगर क्षेत्रफल दिएगा हॉटस्पॉट का क्षेत्रफल तो 2.3%, और ये देखा जाएगा तो नेक्स्ट भारत के विभिन्न जैव विविधता वाले क्षेत्र तो पता ही हैं, वही जो 4 हैं। भारत में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो गठन किया है वो चेन्नई में है। इसी में जैव विविधता को देखते हुए कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगा मैं, जैसे हिमलेपर्ड है। हिमलेपर्ड कहाँ पाया जाता है? ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। आईबेक्स कहाँ पाया जाता है? वहाँ पाया जाता है। संगमरमर के रंग की बिल्ली पाई जाती है, वो भी वहीं पाई जाती है। कहाँ? ट्रांस हिमालय में। काली गर्दन वाला हंस कहाँ पाया जाता है? वो भी ट्रांस हिमालय में। भूरे बालू कहाँ पाए जाते हैं? वो भी हिमालय में। हिमालय क्षेत्र एक नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य भी कहेगा आगे तो। उड़ने वाली गिलहरी ये भी वहीं पाई जाती है हिमालय में। ब्लैक बग भी पाया जाता है, सॉरी ब्लैक बग या मरुस्थली जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु है ब्लैक बग। संकटग्रस्त हैं ये सभी। पश्चिम घाट पर पाया जाता है फ्लाइंग गिलहरी। देखो तो फ्लाइंग गिलहरी हमने वहाँ देखी हिमालय में, एक पश्चिम घाट पर देख रहे हैं। लॉयन टेल्ड मकाक इस क्षेत्र की विशिष्ट स्थानिक प्रजाति है। पश्चिम घाट पर एक तो मतलब उड़ने वाली गिलहरी हो गई, दूसरा लॉयन हो गया। टेल्ड मकॉक, लॉयन टेल्ड मकॉक एक मकॉक नाम का जंतु है जिसकी जो टेल है वो लॉयन जैसी है। नेक्स्ट पश्चिम घाट की परिस्थिति के संरक्षण के लिए 2 समितियां भी बनाई गई थी। 2011 में गौडगिल समिति और 2013 में कस्तूरी समिति। हाल ही में कस्तूरी का निधन हो गया है। गौडगिल समिति ने कहा था कि पश्चिम घाट टोटली 100% है, वो 100% संवेदनशील है। जितना भी पश्चिम घाट है वो संवेदनशील है पूरा की पूरा। जबकि कस्तूरी ने कहा था कि नहीं, केवल 90% पश्चिमी घाट संवेदनशील है। अर्थात तो वहाँ पर आपको संरक्षित करना होगा जंतुओं को, जीव जंतुओं को टोटल मतलब जितनी भी प्रजातियाँ हैं उनको सबको संरक्षित करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू गौडगिल, और 90% को करने की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू कस्तूरी रंजन जी। बाकी तो जैव विविधता हमें बहुत सी चीज़ें देती हैं, चाहे आप वन लकड़ी के रूप में ले लो, आप दवाइयों के रूप में ले लो, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में ले लो, और हमारी आदिवासियों के रहने के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका तो जीवन ही उन पर निर्भर है। और शायद मैं समझता हूँ जैव विविधता को संरक्षित करने का अगर कोई काम करता है तो हमारी जनजाति ही हैं, और बहुत सारे इसका इम्पोर्टेंस तो है ही है, आप समझते हो। दादरा मौसम मिलती है, टैक्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जैव विविधता संरक्षण कैसे किया गया है? तो भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 प्रयोग किए गए हैं, एक इन सिटू के रूप में, एक एक्स सिटू रूप में। इन सिटू मतलब जो जिस जगह पर है उसी को उस जगह पर संरक्षित कर दो, एक्स सिटू को कहीं भी किसी को संरक्षित कर दो जैव विविधता को बचाने के लिए। तो इन सिटू में आएंगे आपका राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, जैव मंडल क्षेत्र, ये टोटली इन सिटू, क्योंकि जी वहीं पर संरक्षित हो सकते हैं, दूसरी जगह नहीं। सेकेंडरी जो आपका है एक्स सिटू, इसमें हम आपके लगाएंगे बीज बैंक हैं, है ना, एंड
वनस्पति उद्यान हैं, चिड़ियाघर तो कहीं भी देखते मिल, चिड़ियाघर कहीं भी बना देते हैं ना, कहीं चिड़ियाघर में क्या है दूसरी जगह से लाते हैं तो बना देते हैं। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले बताऊंगा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, पक्षी विहार और प्रोजेक्ट चीता हम पढ़े थे वो आपको बताएंगे इसी के अंतर्गत। वेटलैंड भी इसी के अंतर्गत आएंगी, तो इन्हीं को हम समझाएंगे आपको। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान, भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि 7 हो चुके हैं। सबसे पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमेसा, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद करने होंगे। हेमेसा सबसे ऊंचा भी है, ये भी ध्यान रखना है। तिल्लापाड़ा एक सिंह गणना के लिए प्रसिद्ध है। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं, तो सलीम अली पक्षी वो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। एक पक्षी विहार में मिलेगा जो गोवा में मिलेगा। ऐसे ही बेहतरगढ़ के कछुओं के लिए जाना जाता है जहाँ 4 पैर कछुए मिलते हैं, ओलिव रिडले, ग्रीन सी, लैक्सवेल, लेदरबैक, दिस टोटली। और राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाऊ जो 1970 में राष्ट्रीय पार्क घोषित जाता है, ये मणिपुर में पाया जाता है क्योंकि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हाँ, ये विष्णुपुर में पाया जाता है। मणिपुर में इम्फाल में एक जिला है विष्णुपुर, उसमें पाया जाता है। याद रखना, थोड़ा डायरेक्टली मैं इंटर ले जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनको हमें सन याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान पहला भारत कब बना, कहाँ बना, 1955 में सर। 1980 में बना रणथंबोर राजस्थान का। 1981 में बना सरिस्का, वो सॉरी केवल देते हूँ, 1982 में बना सरिस्का। ये 3 की डेट आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि 80, 81, 82 आपको याद करने में सहजता होगी। एंड राजा जी 1983 में बना, सुंदरलाल 1984 में बना, गुरु घासीदास 1981 में बना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1977 में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ऑफ उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना चाहिए, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। महारानी, महावीर, हरियाणा वनस्थली, मरगननी हरियाणा वनस्थली पाए जाते हैं तारे तेलंगाना में। तो आपको जैसे भी याद रखोगे। मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। शिवलीवारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, माउंट हैरियट, ये सारे महात्मा गांधी, और साउथ बटन आइलैंड टोटली कहाँ पाए जाते हैं सर, कैंपबेल, ये टोटली अंडमान निकोबार में। गलथिया। तो ये तो कहानी होगी तुम्हारी आज की राष्ट्रीय उद्यान की। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और वेटलैंड के बारे में बताऊंगा।